अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। आज सोचा कि थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं जो मेरी टेम्पोरल बोन के टेम्पेनोप्लास्टी सर्जरी हुई थी मेस्टॉइड की। क्योंकि हमारे कुछ जानने वालों के साथ भी सिलसिला चल रहा है तो पूछते रहते थे, तो मैंने सोचा एक दफ़ा यहाँ पे वीडियो शेयर कर दूँ अपना एक्सपीरियंस, ताकि अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उनके लिए भी ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि अक्सर लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो उनके लिए आसानी होगी। तो ये मेरा जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था 2018-2019 में स्टार्ट हुआ था, जो मेरे मेस्टॉइड इशू ये प्रॉब्लम हुआ था। तो फौजी फाउंडेशन में उस टाइम मैं ट्रीटमेंट करवा रही थी। तो सबसे पहले ये था कि मेरा इन्फेक्शन होता था ईयर में, तो जो पस आती थी उसमें से फ्लड आता था, उसने मेरे ईयर ड्रम को डैमेज कर दिया था। तो ईयर ड्रम को डैमेज किया है तो वो फिर पस आती थी, बाहर आने लगी थी। तो फिर यह कि डॉक्टर ने 1 साल तक तो मेरा मतलब मेडिसिन से एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलता रहा था। लेकिन जब ज़्यादा टाइम गुज़रा तो पेन में भी इज़ाफ़ा होता रहा। तो ये है कि मेडिसिन्स वगैरह से जब नहीं ठीक हुआ तो फिर एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के साथ ओरल ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट किया। उससे है कि थोड़ी देर फ़र्क पड़ता था, फिर स्टार्ट होता था। लेकिन एंड में आखिर में जब बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा इंजेक्शन से भी और मेडिसिन से भी, तो तब जाके सर्जरी का मेरा वो इरादा मतलब हो गया था डॉक्टर्स ने कि नहीं अब तो सर्जरी मस्ट होगी, फाइनल हो गया। तो ये जो होती है मेस्टॉइड बोन, ये टेम्पोरल बोन हमारे ईयर्स की बैक साइड पे जो 2 हड्डियाँ होती हैं, जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे ये मेस्टॉइड बोन्स होती हैं। जैसे ये भी आप लोग आप सबको जैसे ये भी नज़र आ रहा है पिक्चर में, टेम्पोरल बोन की ये ऐसे बैक साइड पे होती हैं और मेस्टॉइड भी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरी एमआरआई हुई थी, जिसमें हमें पता चला था मेस्टॉइड इशू चाह रहा है। उससे पहले तो ये हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि मेस्टॉइड्स या टेम्पोरल बोन्स वगैरह ये सब होता क्या है। और ये हमारी एमआरआई रिपोर्ट, ये स्टार्ट में एमआरआई मेरी हुई थी 2019 में, जब ये पता चला था कि क्या इशू चल रहा है। उसमें ये है कि फेस्टिवला जो होता है छोटा सा, उसमें ये एमआरआई में ये भी शो किया था। और जो मेस्टॉइड एयर सेल्स होते हैं ये सारा मतलब इसमें डिटेल बताई हुई थी उसमें, कि मतलब एमआरआई में सारी डिटेल आ गई थी, तब हमें पता था क्या क्या है। उसके बाद जो है मेरा जो रियल ट्रीटमेंट है यहाँ से फिर मेरा स्टार्ट हुआ था। और पता क्या, मेरे ये सिम्पटम्स होते थे कि उस टाइम मेरी एमआरआई भी नहीं हुई थी, मुझसे ना शोर बर्दाश्त नहीं होता था बिल्कुल भी। जैसे बच्चों ने शोर करना, ये सारा, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे, तो ये है भी नोटी, तो ज़रा सा शोर नहीं बर्दाश्त होता था। मैंने अपने कान, दोनों कान पे हाथ रखे, हाथ कान दबाने। फिर ये है कि जब ये शोर ना मुझे पेन देता था, शोर की वजह से मुझे इतनी वीकनेस होती थी ना कि मुझसे बात भी नहीं होती थी। कानों में, पीछे सर की बैक साइड पे इतनी शदीद किस्म की मुझे पेन स्टार्ट होती थी। तो ये सब सिम्पटम्स जो हैं डॉक्टर को बताए थे, तभी उन्होंने फिर एमआरआई करवाई। एमआरआई में फिर ये मेरा ये सब कुछ डिटेल में आ गया था, रिपोर्ट्स। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मेस्टॉइड को पता चला, थोड़ा डॉक्टर से भी पता चलता रहता रहा था, और थोड़ा मैंने गूगल में भी अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सर्च किया, तो उससे भी मुझे काफ़ी अंदाज़ा हुआ। और गूगल को तो रियली दिल से मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ से मैं सर्च कर लेती हूँ, डिटेल पढ़ लेती हूँ। जैसे मैंने अपने मेस्टॉइड के बारे में जाना, तो ये द मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन इज़ द पोस्टीरियर बैक पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, one of the bones of the skull. Its rough surface gives attachment to various muscles via tendons, and it has the openings for blood vessels from its borders. The mastoid part articulates with two other bones. उस टाइम ना मैं ये गूगल में बहुत ज़्यादा सर्च करती थी, इस चीज़ के बारे में डिटेल जानती थी, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ एक न्यू था। जैसे ये भी है, mastoiditis is most often caused by a middle ear infection, acute otitis media. The infection may spread from the ear to the mastoid bone. The bone has a honeycomb-like structure that fills with infected material and may break down.
द कंडीशन इज़ मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। और सेकेंडली मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये भी आप सबको बताऊँ कि ब्रेन का इस हवाले से कोई भी इशू होना तो स्ट्रेस लेने से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उन दिनों तो मुझे कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं था, लेकिन पास में मतलब आफ्टर मैरिज कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बाद में जाके हुए। तो उस वजह से मुझे ये वाला मसला भी ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे ये देखें, ओपेसिफिकेशन ऑफ द मिडल ईयर एंड मेस्टोइड प्रेजेंट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फ्लेमेटरी neoplastic vascular fibrosis and traumatic changes. This article reviews the most important clinical and pathological characteristics, emphasizing CT and MRI findings. Means कि इसका वैसे इतना नहीं पता चलता, ये सिर्फ CT स्कैन या MRI में इसकी सारी डिटेल वगैरह पता चलती होती है। तो वो फिर मेरे सारे टेस्ट वगैरह होते रहे हैं उस टाइम। और उस टाइम डॉक्टर ने मेरा पस कल्चर टेस्ट भी लिया था जो ईयर से रिलेटेड होता है। तो उस टाइम मेरी रिपोर्ट में ना स्टेफिलोकोकस और ये बैक्टीरिया होता है, ये भी काफ़ी सीवियर किस्म का होता है। तो ये जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो उस वजह से ये भी बन जाता होता है। तो साथ ही मुझे ये प्रॉब्लम भी हो गई थी, ये बैक्टीरिया हो गया था। जैसे ये पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं कि ये कहाँ पे होता है और ये कैसे फैलता है, कहाँ तक फैलता है। अच्छा, और पता क्या, डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो कभी भी पेशेंट को ओपनली उसकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताते। तो ये मैं फिर साथ गूगल में अपने बारे में सर्च करती थी, तो मुझे काफ़ी हद तक अपनी रिपोर्ट्स का भी आइडिया हो गया था। रिपोर्ट्स मैंने डिटेल में पढ़नी, जैसे ये था, व्हाट डज द स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन लुक लाइक इन योर ईयर। A staph infection in the ear usually makes the ear canal appear red, inflamed, and swollen. The skin of the ear may look dry and flaky. Staph frequently causes skin infections that look like a rash or a staph that frequently sloughs off with yellow drainage. तो इस बारे में सारा अंदाज़ा होता रहा था। तो मैं काफ़ी डिटेल में सर्च करती थी, खुद भी पढ़ती रहती थी। और पता क्या, सर्जरी करवाने से पहले हम सिर्फ फौजी फाउंडेशन में नहीं और डॉक्टर्स के पास भी गए। जैसे ये CMH हॉस्पिटल है, उनको भी चेक करवाया। तो ये देखें, एट अ टाइम 8 8 9 9 टैबलेट्स कैप्सूल्स उस टाइम खाती थी। तो ये जैसे आप लोग भी देखते हैं, एक एंड्रॉल थी, वो दिन में 2 2 बार मैं खाती थी। फिर स्लीपिंग टैबलेट जो है वो मुझे पक्की लगी थी, डेली मैं स्लीपिंग टैबलेट खाती थी। आहिस्ता सा मेरी ये देखिए मेडिसिन और बढ़ गई थी, टोटल 10 टैबलेट्स हो गई थी जो मैं एक दिन में खाती थी। मतलब सुबह 10 टैबलेट्स और रात को सोने से पहले 10 टैबलेट्स। होता ये था कि मैं जब सोती थी या आराम से बैठी होती थी ना, मेरे दिमाग से टक 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 ऐसी आवाज़ आती थी। इसका इतना पता नहीं चलता था। तो फिर भी इन मेडिसिन से भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर हम लोगों ने शिफा हॉस्पिटल जो है इस्लामाबाद, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का बेस्ट हॉस्पिटल माना जाता है, वहाँ पे भी डॉक्टर शायान है, ENT स्पेशलिस्ट हैं। ये तो लंदन से भी मतलब पढ़ के आए हैं वहाँ से। तो इनको भी हम लोगों ने दिखाया था, 2 बार मैं इनको चेक करवा चुकी थी, मुझे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो फिर हम लोग फौजी फाउंडेशन दोबारा आए। तो फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप जो है ना ये डिप्रेशन वाले डॉक्टर को दिखाएं कि डिप्रेशन भी साथ लगता है। तो मुझे बेशक दूसरा मेस्टोइड इशू भी चाह रहा था, लेकिन साथ ही मुझे डिप्रेशन का भी इशू हो गया था। वहाँ पे फिर फौजी फाउंडेशन ब्रिगेडियर खालिद है, वहाँ से मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया। और ये दूसरा मेस्टोइड का भी ट्रीटमेंट चाह रहा था, जो ENT वाले डॉक्टर कर रहे थे मेरा। तो साथ ही ये डिप्रेशन का भी स्टार्ट हो गया। तो ये मेरी टैबलेट स्टार्ट हुई थी डिप्रेशन की है, पैराक्सेल 12.5 mg। ये जो है ये डेली मैं रात को खाती थी एक टैबलेट। तो स्टार्ट में इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन टैबलेट से भी फ़र्क पड़ना स्टार्ट हुआ। डिप्रेशन की 2 होती थी, एक पैक्सेल 12.5 mg और एक सीटान्यू 20 mg। ये है ही स्पेशल, मतलब डिप्रेशन की है। डिप्रेशन मुझे इसलिए हो गया था क्योंकि डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा लगा के बंदा आधा साइको तो हो ही जाता है। तो ये मैंने डिप्रेशन बहुत ज़्यादा ले लिया था कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों को क्या होगा। बेशक हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि एक न एक दिन मरना है, मौत आनी है, लेकिन क्या हमें अब इतनी अपनी फ़िक्र नहीं होती जितनी बार हमारे हाथ में
अपनों की दूसरों की फ़िक्र होती है कि उन सब का क्या होगा। जैसे मुझे बच्चों की टेंशन थी कि इन सब बच्चों का क्या होगा। ये कि ऐसा था डिप्रेशन का वाला ट्रीटमेंट मेरे साथ चल रहा था। फिर साथ ये सर्जरी करने से पहले मेरा सीटी टेम्पोरल बोन की दोबारा सीटी स्कैन हुआ था, तो ये इन्होंने लिया था। उसमें भी मतलब मेरा दोबारा वही इन्फेक्शन जो भी आए थे। तो इस सीटी स्कैन के बाद जो है 2020 में सितंबर या अक्टूबर का महीना था, उस टाइम मतलब मेरी फ़ाइनल सर्जरी इन्होंने की थी। मतलब फौजी फाउंडेशन से करवाई थी, और मैं तो कहती हूँ फौजी फाउंडेशन बेस्ट हॉस्पिटल इन पाकिस्तान। अलशिफा हॉस्पिटल में जाती थी, इंटरनेशनल हॉस्पिटल, कादियाज़म हॉस्पिटल, लेकिन नहीं, मुझे वहाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इस फौजी फाउंडेशन में डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे के साथ ट्रीटमेंट करती है, बच्चे के साथ पेश आती है। यहाँ पे भी डॉक्टर्स उसी तरह बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं हम पेशेंट्स का। क्यों, पेशेंट्स की आधी पेन तो कम ही हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी मेरी सर्जरी थी, 1-2 दिन पहले इन्होंने मुझे एडमिट किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मेरा सर्जरी हुई थी। डॉक्टर अमीर अकबर है, ईएनटी स्पेशलिस्ट, उन्होंने मेरी की थी। देखिए काफ़ी रिस्की सर्जरी होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी सक्सेसफुल हो गई थी। तकरीबन 1.5 या 2 घंटे की सर्जरी हुई थी। ये है कि काफ़ी डीपली हुई थी, क्योंकि मेरा इन्फेक्शन काफ़ी, जो हमारी दिमाग की हड्डी होती है ना पीछे, उसने उसको भी इन्फेक्ट कर दिया था। तो उस टाइम इसके ये जो होते हैं ना साइड इफ़ेक्ट्स, एक तो ये होता है कि बंदा के कोमे में जाने का डर होता है, दूसरा ये कि लकवा होने का डर ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ से ये सर्जरी करते हैं ना उधर हमारी फेशियल नर्व्स होती हैं बहुत ज़्यादा। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का मेरी सर्जरी बहुत सक्सेसफुल रही थी। फिर मैं 3-4 दिन हॉस्पिटल में रही थी, तो काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हुआ था। पहले दिन जो है उस टाइम तो मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हुई थी। एक इंजेक्शन वगैरह लगकर ठीक हो गया था। फिर डिप्रेशन के बाद में भी मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा है। 1.5 साल तक मैंने डिप्रेशन टैबलेट्स खाई हैं। तो डॉक्टर ने सख्ती से मुझे स्ट्रेस लेने से भी मना कर दिया था, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स का कहना है कि स्ट्रेस लेने से भी हमारा ये जो मेस्टॉइड इन्फेक्शन होता है, जो ब्रेन से रिलेटेड होता है, उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन फिर फैलता है, ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। तो ज़्यादा ये कोशिश होती है कि रेस्ट लाज़मी करनी है, मतलब अपनी नींद पूरी करनी है, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को खुश रखना है और स्ट्रेस नहीं लेना। और अब 2023 चल रहा है, तो अभी ये कि मेरा वही इशू फिर स्टार्ट हो गया है। तो अभी जून के स्टार्ट में भी मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ, इंजेक्शंस लगे हैं मुझे, एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट चलता रहा है मेरा। तो मेरा ये कि अब फिर से वही वाला इशू स्टार्ट हुआ है, और ये अभी मतलब पिछले महीने मेरा सीटी स्कैन हुआ है टेम्पोरल बोन का, तो फिर वो इन्फेक्शन आया है। तो ये है कि दोबारा मैं मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ, तो बस अब डर लग रहा है कि दोबारा ये काम सर्जरी की तरफ ना चला जाए। तो आप सबसे ये दुआओं की अपील है कि आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ लाज़मी जिन्होंने भी वीडियो देखी है लाज़मी मेरी ये दुआ करें। और मैं एक और बात बताऊँ कि जिनके साथ भी इसका इशू चल रहा है ना, वो ईयर प्लग्स जो होते हैं वो उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। मतलब जब भी शॉवर लेने लगे तो ईयर प्लग्स लाज़मी कानों में पहने, क्योंकि पानी तो बिल्कुल भी पूरी ज़िंदगी अपने उस ईयर में नहीं जाने देना। तो बहुत एहतियात करनी, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। हालाँकि मैं, लेकिन एक बात है कि सबकी एहतियात करती ही रही हूँ, फिर से पता नहीं क्यों मेरा ये मसला स्टार्ट हो गया। ये क्या, दोबारा मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अब बस आप सब दुआ कीजिएगा कि सर्जरी की तरफ काम ना जाए, और आप मतलब मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँ। तो ये एक्सपीरियंस मैंने इसलिए शेयर किया है क्योंकि अक्सर मेरे से पूछे थे, और अक्सर इंटरनेट में भी होते हैं जिनके साथ ये सब के मसाइल ज़्यादा होते हैं, तो चलो उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। चलें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और हम सबको भी अपनी दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।